हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, अभी तक आप मुझे पहचान ही गए होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से यूजीसी एंटी नेट की, और इसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकाई 3। और हमारी इकाई 3 चल रही है जो साहित्य शास्त्र की है। इसमें मैं आपके 2 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें संस्कृत आचार्य और पाश्चात्य आचार्य के अनुसार काव्य लक्षण मैं बता चुकी हूँ। अब आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य लक्षण बताना है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य का लक्षण क्या है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य लक्षण जो है, हिंदी साहित्य की आदिकाल तथा भक्तिकाल में सृजन परंपरा तो समृद्ध और संपन्न रही। मतलब फ्रेंड्स, उसमें जो सृजन जो रचनाएं थी वो तो बहुत ज़्यादा हुई, पर उसमें जो काव्य शास्त्र पर अलग से विचार किया जाता है वो नहीं किया गया। तुलसीदास के मानस में जो कथन थे, उसके सहज कवित कीरत विमल सोई आदरही सुजान में काव्य लक्षण का संकेत तो है, पर विधिवत काव्य लक्षण नहीं मिलता। रीतिकालीन कवि आचार्य जो थे, सामान्यतः वो क्या करते थे, संस्कृत आचार्य की वो नकल ही करते थे। ओके फ्रेंड्स, उनका उदाहरण देख लीजिए। जैसे कविकुल कल्पतरु में चिंतामणि का है, श्रृंगार मंजरी में मम्मट और विश्वनाथ का स्पष्ट रूप दिखाई देता है, सब स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जो कविकुल कल्पतरु है चिंतामणि की, और श्रृंगार मंजरी है, उसमें मम्मट का प्रभाव और विश्वनाथ का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो इससे पता चलता है कि जो रीतिकालीन कवि है उनकी जो नकल थी काव्य में। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ये उदाहरण दे रखे हैं आपको, ये उदाहरण है फ्रेंड्स आपके। बतख हाउ रस में जू है, कवित कहावे सोई में विश्वनाथ के वाक्यम रसात्मक काव्यम की परिभाषा की सीधी अनुगूंज है। मम्मट से प्रभावित काव्य लक्षण जो है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ बारो कवित विबुध कहत सब कोई। तो इसमें साफ पता चलता है फ्रेंड्स कि इसमें जो है उदाहरण देके बताया गया है कि इसमें उन्होंने नकल ही की है एक तरह से काव्य में। तो उसमें काव्य का जो लक्षण था उन्होंने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वास्तव में रीतिकाल के कवि आचार्यों में मौलिक काव्य लक्षण करने की ताकत ना थी। परिणाम स्वरूप वे संस्कृत काव्याचारों का अनुकरण ही करते रहे। यही परंपरा आगे चलकर जगन्नाथ प्रसाद भानु, कन्हैया लाल पोदार, लाला भगवान दीन, अर्जुन दास केडिया और राम शंकर शुक्ल रसाल आदि तक चली आई। रीतिवाद का विरोध करते हुए आधुनिक युग में जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शब्द और अर्थ का संदर्भ व्यापक सामाजिकता से जोड़ दिया। भारतीय और पश्चिमी काव्य चेतना पर ध्यान देते हुए उन्होंने पश्चिमी कवि आलोचक वर्ड्सवर्थ की भांति कविता के लिए बोलचाल की भाषा का प्रतिमान अपनाने की वकालत की। मिल्टन की ओर झुकते हुए कहा, कविता को सादा, प्रत्यक्ष, मूलक और राग युक्त होना चाहिए। यहाँ सादा से तात्पर्य है फ्रेंड्स, अब ये देखिए मिल्टन ने जो कहा वही उन्होंने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कि भाई जो सादी कविता होगी वो आसानी से जो पाठक है वो ग्रहण कर पाएंगे। उसका तात्पर्य है जैसे झूठे चमत्कारवाद से मुक्ति, रसज्ञ रंजन मुक्तक से पुस्तक के लेख, और कवि और कविता में उन्होंने लिखा सादगी, असलियत और जोश मिल्टन के बताए हुए तीनों गुण हैं। सादगी, असलियत और जोश किसके हैं? मिल्टन के बताए 3 गुण हैं कविता के लिए। यदि ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही क्या। अतएव कवि को असलियत का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। वे असलियत के साथ कल्पना में नई नई बातों को सूझ का संबंध भी अनदेखा नहीं करते। भारत हिंदू युग और द्विवेदी युग की नव जागरण कालीन मानसिकता का सबसे प्रबल विस्फोट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध में है, जो है कविता क्या है। किसका निबंध है फ्रेंड्स? रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने क्या कहा है कविता क्या है में? निबंध को जीवन पर भर कविता के संबंध में उनका संशोधित संपादित मत इस प्रकार से है। ये फ्रेंड्स नोट कर लेना, जो ये है रामचंद्र शुक्ल की जो लाइनें हैं यहाँ तक, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इन्होंने क्या कहा है इसमें
जिस प्रकार, ये फ्रेंड्स पूछी गई है लाइन में, इसलिए बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावायोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। अब चिंतामणि जो है, उन्होंने क्या क्या कहा है कविता को? आचार्य शुक्ल के रसवादी प्रतिमान कविता क्या है में सक्रिय रहकर उन्होंने, मतलब अपने चिंतामणि भाग 1 जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है, उन्होंने उसमें ही कही ये बात कि आचार्य शुक्ल की जो रसवादी प्रतिमान है कविता क्या है में सक्रिय रहे हैं। उसी में चिंतामणि जो इसका आचार्य शुक्ल का ग्रंथ है, ये रस दशा बड़ी चीज़ बन गई। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग, क्षेम, हानि, लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बंद रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छुटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। अपने हृदय को लोक हृदय में मिला देना ही रस दशा है। ओके फ्रेंड्स, रस दशा क्या होती है? अपने हृदय को लोक हृदय में मिला देना, अर्थात रस दशा व्यापक अर्थ में हृदय की मुक्तावस्था ही है। आचार्य शुक्ल ने काव्य लक्षणों की परंपरा शब्दावली का अनुसरण करते हुए कविता को शब्द विधान की शक्ति माना। पश्चिम की नई आलोचना में कविता को शाब्दिक निर्मित कहा जा रहा है, जिसमें भारतीय चिंतन परंपरा की ध्वनि मौजूद है। हिंदी के छायावादी कवियों में काव्य लक्षण पर नए ढंग से विचार किया गया है। अब जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने क्या कहा है? वही स्वच्छंदतावादी कवि थे जो अपनी मर्जी से कविता लिखते थे। इनमें कोई ये किसी परिपाटी में बंधकर कोई कविता नहीं लिखते थे, इसलिए इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया है। इन्होंने अपने ही तरीके से कविता की है। काव्य की परिभाषा उन्होंने कैसे दी है? कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। तुम विमल, अब ये नोट कर लेना फ्रेंड, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्होंने कविता के बारे में क्या कहा है। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा है कि तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता काव्य अभिव्यक्ति है। यह धारणा प्रसाद पंत और महादेवी भी व्यक्त करते रहे हैं। छायावाद और सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के मूल से जोड़कर जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा है। काव्य को क्या कहा है? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, जयशंकर प्रसाद ने। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पूरा अंडरलाइन करके बता दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी PDF दे दूंगी फ्रेंड्स, आप इसको PDF से अच्छे से पढ़ लेना और भी वीडियो देखने के बाद, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, अब जो जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। ये जयशंकर प्रसाद ने क्या है कविता के लिए? आत्मा की मनन शक्ति की असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहजता ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकलनात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध इस परिभाषा में सौंदर्य एवं सत्य के सामंजस्य के लिए प्रतिभा अनुभूति पर विशेष बल दिया गया है। आचार्य शुक्ल और महाकवि प्रसाद, उन्होंने क्या कहा है? दोनों में गहरी सहमति है। कविता की अनुभूति योग या भाव योग मानना पश्चिमी स्वच्छंदतावादी कवियों का सबसे कम असर आचार्य शुक्ल पर है और प्रसाद जी पर तो लगभग ना ही था। मतलब शुक्ल और आचार्य पर और जयशंकर प्रसाद पर इनका कोई पाश्चात्य वालों का कोई भी वो नहीं है। निराला पर है स्वच्छंदतावादी कवियों का। ये दोनों अपनी काव्य चिंतन भूमि पर खड़े रहकर पश्चिम के काव्य चिंतन का अर्थ ग्रहण कर रहे थे। दरअसल भ्रमवश छायावाद और स्वच्छंदतावाद का पर्याय मान लिया जाता है, जबकि दोनों भिन्न देश, भिन्न काल, भिन्न संस्कृति में काव्य आंदोलन है। छायावाद के कवि आलोचकों ने पश्चिम को पढ़ा समझा था, पर वे नकल में प्रवृत्त नहीं हुए। पर यह संयोग है कि मुक्ति की आकांक्षा और स्वानुभूति का विस्तार स्वच्छंदतावादी काव्य का भी केंद्रीय सरोकार रहा। वर्ड्सवर्थ की काव्य परिभाषा तो मैं बता देती हूँ। उनकी काव्य परिभाषा क्या है? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recorded in tranquility. द गार्लेज के अनुसार क्या है? पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर।
मतलब पोइट्री क्या है, इज द बेस्ट वर्ड है इन द बेस्ट ऑर्डर। कविता उत्तोत्तम शब्दों का उत्तोत्तम क्रम विधान है, ये इसमें हिंदी में बोला गया है। इन दोनों काव्य परिभाषाओं का मूल आधार भावना कल्पना के योग से प्रगीत काव्य है। छायावाद के आत्मा अभिव्यक्ति सिद्धांत विव्यक्तिक अनुभूति पर अधिक बल देने के कारण इनकी दृष्टि कवि केंद्रित रही, काव्य केंद्रित नहीं। आगे चलकर इसका विरोध प्रगतिवाद तथा नई कविता के काल में हुआ। एंटी रोमांटिक रुझान के लिए आगे और टी.एस. इलियट दोनों महत्वपूर्ण माने गए। कविता क्या है, इस प्रश्न पर भी प्रगतिवादी कवि जो काव्य चिंतन में नए ढंग से उठाया गया था इसका सवाल। यहाँ कविता की व्याख्या उसको विकासमान सामाजिक वस्तु मानकर की गई, ऐसी वस्तु जिसका सृजन व्यक्तिगत प्रयास का पश्चिम परिणाम होते हुए भी मूलतः सामाजिक और सांस्कृतिक भूमि पर केंद्रित होता है। कविता में सांस्कृतिक परंपराओं की संवेदना का समाहार रहता है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या कहा है कविता के लिए, काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। प्रगतिवादी काव्य प्रक्रिया को छायावादी काव्य प्रक्रिया से भिन्न मानते हुए उन्होंने क्या लिखा है, रोमांटिक कवियों की भांति आवेशयुक्त होकर आज का कवि भावों के अनायास स्वच्छंद अप्रतिहत प्रवाह में नहीं बहता। इसके विपरीत वह किन्हीं अनुभव मानसिक प्रतिक्रियाओं को ही व्यक्त करता है। कभी वह इन प्रतिक्रियाओं की मानसिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, कभी वह उस रूपरेखा में रंग भर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्याकुलता या आवेग का अनुभव नहीं करता, होता यह है कि वह अपने आवेश या व्याकुलता को बांध कर नियंत्रित कर ऊपर उठाकर उसे ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में या संवेदात्मक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर देता है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया काव्य सृजन में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक शक्तियों का हाथ होता है, इसीलिए उसे सांस्कृतिक प्रक्रिया कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब जो है हमारी तत्कालीन जो स्थिति होती है उसको देखते हुए ही कविता की जाती है। अब जैसे थोड़ी समय बाद क्या होगा, इस कोरोना पे भी कविताएं आनी शुरू हो गई है। वैसे तो कोरोना काल चल रहा है तो जो काल हमारे चलता है उसी पर ही कविता करना शुरू कर देते हैं जो काव्य कवि होते हैं। प्रगतिवाद की काव्य चिंतन का स्वर मार्क्स से प्रभावित और मानता है कि काव्य अनुभूति की बनावट में सामाजिक सौंदर्य अनुभूति की भूमिका प्रधान होती है। जो रामविलास शर्मा है उन्होंने क्या कहा है अपने प्रगति और परंपरा पुस्तक में, उन्होंने क्या कहा है, काव्य एक महान सामाजिक क्रिया है जो सामाजिक विकास के समानांतर विकसित होती रहती है। कविता सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती है। हिंदी के अधिकांश आरंभिक प्रगतिवादी कार्डवेल की इस मान्यता को मानते हैं कि साहित्य वह मोती है जो समाज रूपी सीपी में पलता है। आर्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एज अ पर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑयस्टर, इल्यूजन एंड रियलिटी। कार्डवेल के ऐतिहासिक भौतिकवादी चिंतन से हटकर जॉर्ज लुकास ने काव्य चिंतन के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी आधार को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि हमारी चेतना मात्र भौतिक स्थितियों से नियंत्रण नहीं होती, वह अपेक्षाकृत स्वतंत्र है और कभी कभी वह बाह्य भौतिक स्थितियों को के विपरीत भी जा सकती है। काव्य और कला चिंतन की यह जॉर्ज लुकास की दृष्टि सौंदर्य शास्त्रियों के चिंतन के निकट है। कविता में जिस अनुभूति का चित्रण होता है वह व्यक्तिक न होकर सामाजिक होती है। इस सामाजिक अनुभूति में जटिलता, संश्लिष्टता और तनाव रहता है। अतः कविता सामूहिक भाव की बोध की अभिव्यक्ति है। आचार्य शुक्ल का यह विचार कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है हिंदी के प्रगतिशील चिंतकों को मान्य रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कविता क्या है, कविता का लक्षण क्या है आधुनिक कवियों के अनुसार। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारा साहित्य शास्त्र का एक टॉपिक पूरा हो चुका है। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी काव्य हेतु कि मतलब काव्य के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, काव्य हेतु लाऊंगी आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आज मैं आपके लिए ये टॉपिक ख़त्म ही हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।